हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 11 मार्च की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। और बहुत ही जल्द मैं जो है टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से 2 दिनों में। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें भाई। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बताएंगे सब लोग। हाइड्रोमीटर से, सीस्मोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से, या बैरोमीटर से? बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गैम्बिट शब्द का जो है किससे संबंध है, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। गैम्बिट शब्द का संबंध किससे है? शतरंज से है, या टेनिस से है, या बास्केटबॉल से है, या बेसबॉल से है? तो इसका संबंध है शतरंज खेल से। किससे संबंध है? गैम्बिट शब्द का शतरंज खेल से संबंध है। ऑप्शन यहां पे आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305 होती है, या 2 से 6 होती है, या 275 होती है, 175 होती है? बताइए, तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन यहां पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि सांची का महान स्तूप स्थित है कहां पे? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, या अरुणाचल प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है, या आंध्र प्रदेश में? बताएंगे सब लोग। 4 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। आप सभी लोग लाइक करो सभी लोग वीडियो को। तो सांची का महान स्तूप है आपका जो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कालानौर में जो है राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कितनी आयु थी? तो 13.25 वर्ष थी। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के जो है आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। कौन सा विकल्प बताइए सही इसमें। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक बार सभी लोग प्ले लिस्ट जरूर से जरूर चेक करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। छोटी छोटी जो भी अपडेट आती हैं वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। और अभी आपको 24 अप्रैल को ही मानकर जो है अपनी तैयारी करना है। आपको डेट बढ़ेगी, वैसे मैं बता ही दिया है कल की वीडियो में कि 1 महीना आपकी जो डेट है वो बढ़ाई जाएगी। प्रवेश परीक्षा की तिथि जो है बढ़ाई जाएगी, जैसे आवेदन की जो है तिथि बढ़ाई गई है। तो इसमें देखिए जो आपका सही है, जैसे आपका ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया, ये आपका इसमें सही है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? महात्मा गांधी, विजय तिलक, जीके गोखले, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये कहा गया था विजय तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? बताएंगे सब लोग। 8वां का जवाब देंगे सब लोग। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? हर्ष के, या चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के? तो चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के दरबार में। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? बताइए सब लोग। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, हॉलैंड, यूनाइटेड किंगडम, या भारत में? ग्रीनविच किस देश में स्थित है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कुछ भी आपको डाउट है बीएड से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 790563
2533 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स नहीं करना है, कॉल्स में किसी की भी रिसीव नहीं करता है हूँ मैं। तो जो भी आपका डाउट है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ओके ना। चलिए, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, ये आपको बताना है। बताइए भाई सब लोग, 10 का जवाब दीजिए। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा खान। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी बाजार, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण या जंगल। तो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है कौन सा विषय, ये आपको बताना है। 11 का फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग, और वीडियो को लाइक करो भाई, बहुत ही कम संख्या है लाइक की। फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएंगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। इसमें मजदूर संघ, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण हो गया, जंगल हो गया, ये सब समवर्ती सूची में शामिल हैं। इसमें आपका शेयर बाजार तथा भावी बाजार यानी कि फ्यूचर बाजार आपका जो है शामिल नहीं है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची लिया कहां से गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी, आपको बताना है। बेलगांव, गया, काकीनाडा या कलकत्ता? बताइए, 12 को जवाब दीजिए। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो वो जो अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन था। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है भाग 5 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, गोल्फ से है या बास्केटबॉल से? बताइए। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे सब लोग। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है। यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, सार्क हो गया, नाटो हो गया, जितने भी महत्वपूर्ण आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सभी के मुख्यालय, स्थापना वर्ष, नए सदस्य देश कौन से हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये सब मैं करवाऊंगा, डोंट वेरी, आपको परेशान नहीं होना है बहुत जल्द, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है ना। आज 11 मार्च हो ही गया है डेट, तो बहुत ही जल्द मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। मैं शॉर्ट में चीज़ें कराऊंगा, उसकी शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है और रिवीजन मल्टीपल टाइम आपको करना है, ठीक है। चलिए, पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए पिंपरी प्रसिद्ध है? कंप्यूटर कारखाना, पेंसिलिन फैक्ट्री, कागज मिल या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे भाई सब लोग। पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टोर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है? चक्रवात से, प्रतिचक्रवात से, मानसूनी विची से या बड़े मानसून का अचानक आ जाना? बताइए, टोर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है? टोर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है? चक्रवात से मेल खाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? बताइए भाई सब लोग, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम, 18 का जवाब दीजिए सब लोग। अलकनंदा, यमुना, मंदाकिनी, भागीरथी? तो टिहरी डैम किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मपसा तुंग हिमानी? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए सब लोग। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। अंडा, लार्वा, ई, मीगो, प्यूपा? लार्वा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री या विधि मंत्रालय? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीमती एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। 22 को जवाब दीजिए। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी भाई? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बताइए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हॉकिंस, रोडेंजन, मार्कोनी, मोर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था भाई? रोडेंजन ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक करो भाई, और भी जो पिछली क्लासेस हो गई हैं हमारे चैनल पे, उन क्लासेस को भी आपको जाके देखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी। 24 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात, ब्राही। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात है, यहाँ पे अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं भाई? बताइए सब लोग, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार, असहयोग सविना अवज्ञा तथा बहिष्कार हो गया, बहिष्कार सविना अवज्ञा तथा विद्रोह हो गया, असहयोग, क्रांति तथा अस्वीकार, जनमत संग्रह। तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। असहयोग, सविनय अवज्ञा, आंदोलन तथा बहिष्कार आपका हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? वो कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों को रिसाव को जो है नियंत्रित करती है? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही अच्छे। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? 28 का जवाब दीजिए। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? यकृत में, लीवर में नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ब्याज सहायता योजना में जो है निर्यातकों को ... द्वारा सब्सिडी दरों वाले कर्ज की उपलब्धता होती है, किसके द्वारा होती है? सरकार के द्वारा, डाकघर के द्वारा, या बैंक के द्वारा, या मार्केट के द्वारा? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये होता है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? बताइए, रोनाल्डो का संबंध किससे? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, या बास्केटबॉल? रोनाल्डो का संबंध किससे भाई? फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। रोनाल्डो का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? 31 का जवाब देंगे सब लोग। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ? ये आपका हुआ है 1984 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? 32 को जवाब दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय पूछे तो 1556 में, तृतीय पूछे तो 1761 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। द्वितीय आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और तीसरा जो आपका हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ओके ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो किस सन में हुआ था, ये आपको बताना है। 325 ईसा पूर्व में, या 427 ईसा पूर्व में, या 527 ईसा पूर्व, या 567 ईसा पूर्व? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वो किस सन में हुआ था, ये आपको बताना है। 33 का जवाब दीजिए सब लोग। देखिए, जो फिक्स जो माना जाता है वो 563, बट ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है तो हम 567 को मान लेंगे, ठीक है ना, ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो है सिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे, आपको बताना है। 1970 में, 1971 में, 1969 में, या 1972 में? 34 का जवाब दीजिए सब लोग।
पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1972 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाटरलू के युद्ध में किन देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को परास्त किया था? 35 का जवाब दीजिए सब लोग। वाटरलू के युद्ध में जो है किन देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को परास्त किया? ब्रिटेन और प्रशा। आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? 36 का जवाब देंगे सब लोग। मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर या शाहजहां? 36 का जवाब देंगे सब लोग भाई। दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या है? अकबर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम क्या था भाई? बताइए, हमारे भारत के दूसरे जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भाई, पृथ्वी की परिधि कितनी है? बताइए, पृथ्वी की परिधि कितनी है? मील में आपको बताना है। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 38 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। बहुत अच्छे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर दिया करो भाई, ताकि सभी लोगों के पास क्लास पहुंच सके, क्योंकि 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है, उनकी भी जो है बेहतरीन तैयारी हो सके। तो पृथ्वी की जो परिधि है वो कितनी है? 25,000 मील है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? 39 का जवाब देंगे सब लोग। नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? लागोस है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? बच्चों वाला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? राजस्थान है। सबसे छोटा पूछे तो गोवा है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, सिक्किम सबसे छोटा है जनसंख्या में। भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? मैंने अभी आपको बताया, उत्तर प्रदेश की, सबसे कम सिक्किम। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? बताइए, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? 42 जवाब दीजिए। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है भाई? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में ही है, अपने यूपी में ही है। 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा? 43 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 43 का जवाब देंगे कंचनजंगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? बताइए, जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? अमेरिका, इटली, जापान, दक्षिण अफ्रीका? जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है डियर? ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? भारत में, चीन में या रूस में या अमेरिका में? बताइए, वो कौन सा देश है जहाँ पे सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? वो देश है रसिया, रूस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? भारत, रूस, चीन हो गया, अमेरिका हो गया। तो कौन सा देश है जहाँ पे सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? अपना देश भारत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2012-17 अवधि से संबंधित योजना कौन सी? जो पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पे जो 2012 से 17 तक थी वो कौन सी थी? 10वीं, 12वीं थी या 9वीं थी या 11वीं थी? बताइए। 47 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। 47 का फटाफट आंसर देंगे। इससे सरल प्रश्न पूरी क्लास में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 12वीं थी, अंतिम थी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस प्रयोजन हेतु चलाया जा रहा था? अच्छा, मैं पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी? 1951 से 56 थी ना, तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, पीसी महालनोबिस, हैरोल्ड डोमल। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, चिपको आंदोलन किस प्रयोजन हेतु चलाया जा रहा था? दहेज हत्याओं को रोकने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, या भूमि के कटाव को रोकने के लिए, या पेड़ों को काटने
से बचाने के लिए। तो ये चिपको आंदोलन, जब आप लोग यूपी टेट का एग्जाम देंगे, सी टेट का एग्जाम देंगे, तो चिपको आंदोलन से 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके सी टेट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में। तो ये पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो है इस आंदोलन को चला गया था, चिपको आंदोलन। जितने भी पुरुष थे, महिलाएं थी, वो पेड़ों से लिपट जाया करते थे कि पेड़ों को ना काटा जा सके। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 49 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रो चंद्रशेखर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी श्रीमती श्रीमाव भंडार नायके, यानी कि एस भंडार नायके। ये श्रीलंका की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? नीरस में, नीरव में, नीरज में, या जो है नीरंध्र में। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, यह आपको बताना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर किसी में भी नहीं है तो ये भी आपको बता देना है। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा? बताइए, यण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? 82 का जवाब दीजिए सब लोग। 82 का। ये है आपका, ये है, ये है, ये आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मृत को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामसिक पद कौन सा है? बताइए, मृत को उन्मुख समास विग्रह हेतु जो है उपयुक्त सामसिक पद है कौन सा? इसमें आपका मृत उन्मुख हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं हैं एक दूसरे के? वो कौन सा समूह है जहां पे सभी पर्यायवाची एक दूसरे के नहीं हैं? ये वाले में नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपका सही है। अगला प्रश्न है, कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह क्या होगा? कन्यादान का विग्रह क्या होगा? कन्या को दान, कन्या के लिए दान, कन्या का दान, कन्या पर दान। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अभी 2 से 3 दिन पहले की क्लास में, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का, अनुरक्त का विलोम बताइए। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? रक्त होगा, या आसक्त होगा, विरक्त, या प्रतिरक्त? विरक्त हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है भाई? अचला इसमें पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, अशुद्ध विलोम युग्म है कौन सा? 88 का जवाब दीजिए सब लोग। ये वाला आपका अशुद्ध विलोम युग्म है। ठीक है, चलिए, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? दुबला में नहीं है। अगला प्रश्न है, रस्सी, प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है कौन सा? गुण हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है कौन सा? संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है कौन सा? 91 का जवाब दीजिए सब लोग। लिखित, दयालु, सड़क छाप, या भूखा? तो इसमें आपका लिखित नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य छांटिए। चारों में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। रावण की हत्या राम ने की थी। सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। पेड़ पर कोयल जो है कूक रही थी। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो शुद्ध वाक्य आपका डी वाला है, पेड़ पर कोयल कूक रही थी। कर्मवाच्य का वाक्य है कौन सा? कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? राम ने खाना खाया, धावकों से दौड़ा नहीं गया, किसानों द्वारा फसल काट ली गई, बच्चे घर जा रहे हैं।
ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आहुत आहुत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? आहुत आहुत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? 94 का जवाब दीजिए। तो आहुत आहुत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है हवन सामग्री बुलाना। नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौ नौ ब्याह लोकवक्ति का अर्थ क्या है? व्यर्थ सेखी बघारने वाला, या जो है एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुग दे, अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। तो नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौ नौ ब्याह लोकवक्ति का अर्थ है व्यर्थ सेखी बघारने वाला। चलिए, सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है कौन सा? ये वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताइए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 97 का जवाब दीजिए। उपसर्ग तो इसमें सभी में है। चलिए, अज्ञ का विलोम कौन सा है? अज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा इसमें। असंगत पर्यायवाची है कौन सा? असंगत पर्यायवाची है किसका? मनमुटाव का है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या विशेषण कहते हैं? ये आपको बताना है। 100 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे जो कहते हैं क्रिया कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है 11 मार्च की महामैराथन क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट हैं फॉर्मेट से रिलेटेड या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। बाकी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। और जो प्रीवियस क्लासेस हैं हमारी, जैसे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि कल मैं आपका जो है प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा देता हूँ। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है हर टॉपिक के, उनको मैं करवा दे रहा हूँ। कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊँगा, ताकि आपकी जो तैयारी है इसी मार्च में कंप्लीट हो जाए। 20 दिन का जो समय है इसमें मैं 80% सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करा दूँ, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने में फिर मज़ा आने लगे, क्योंकि क्वेश्चन सही होंगे तभी क्लास करने में मज़ा आएगा। ओके, चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।